तो 2 दिन के हिंदुस्तान दौरे पर पहुंचे चीनी सदर शी जिनपिंग का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तमिल लिबास में जुनूबी हिंद के खास अंदाज में इस्तकबाल किया। और इस दौरान पीएम मोदी वेष्टी, जिसको सफेद धोती कहते हैं, आधे बाजू वाली सफेद शर्ट और कंधे पर अंग वस्त्रम के साथ नजर आए। बीजिंग से यहां कुछ देर पहले ही जब शी जिनपिंग आए तो अपनी कैजुअल वेशभूषा में वो काले ट्राउजर में नजर आए। फिर उसके बाद दोनों लीडर महाबलीपुरम में मनोरम जो जगहें हैं उनका आनंद मजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और महाबलीपुरम में पीएम मोदी ने चीनी सदर को कृष्ण का माखन लड्डू भी दिखाया, साथ ही पंचरथ, अर्जुन तपस्या स्थल और शोर मंदिर भी घुमाया। इस दौरान पीएम मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग ने नारियल का पानी भी पिया, साथ ही दोनों लीडरान ने बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग ठहाके लगाते भी कई मौकों पर नजर आए। दोनों लीडरान ने पहले मंदिर घूमा, उसके बाद कला क्षेत्र फाउंडेशन के फनकारों के जरिए शोर मंदिर के पास जो कल्चर प्रोग्राम हुआ उसका भी लुत्फ लिया, उससे लुत्फानंदोज हुए। और बहुत सारी बातें भी दोनों लीडरान के बीच इस बीच होती रही, उसकी तफसील आएगी, लेकिन हम उस पर खास चर्चा करेंगे आज कि क्या कुछ चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे से हमें मिलने जा रहा है। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को रखेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है कि महाबलीपुरम में मोदी की मंदिर डिप्लोमेसी कितना काम करेगी, मेरा पहला सवाल। आज का दूसरा सवाल है, चीन को 7वीं सदी के भारत चीन रिश्तों की याद दिलाने की हिकमत अमली का कितना असर होगा। महाबलीपुरम वो जगह है जहां पर चीनी कारोबारी किसी दौर में आया करते थे और 7वीं सदी में ये एक बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था तिजारत का। और जुनूबी हिंद की बहुत तारीफ की है चीनी जो यहाँ पर यात्री आए। और हुइनसांग भी जब चीन गया हिंदुस्तान से, तो उसने इस पूरे इलाके की काफी तारीफ की थी। तीसरा सवाल, सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़ी आबादी के लीडरान की मुलाकात के नतायज आखिर क्या निकलेंगे दुनिया के लिए, यह भी एक अहम बात है, चर्चा का विषय है। चौथा सवाल, क्या 1962 से बहुत दूर आ गए हैं हिंदुस्तान और चीन, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी चीन की बात होती है तो हम कुछ शक व शुबहात के साथ 1962 को याद करते हुए ही ताल्लुकात पर गौर व खोज करते हैं, उस पर भी बात करने की जरूरत है। क्या अब ये करने की जरूरत नहीं है। पांचवा सवाल, ग्लोबल प्रोफाइल में हिंदुस्तान की बढ़ती अहमियत क्या चीन को हमारे और करीब लेकर आ रही है। अमेरिका से साथ जिस तरह से हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं, उसको लेकर भी क्या चीन को लगता है कि अगर ज्यादा अमेरिका के नजदीक पहुंच गया हिंदुस्तान तो फिर चीन अलग थलग हो जाएगा दुनिया में। शायद ये वजह है कि जिनपिंग इस चीज को समझ रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो सिफारती पहल है उसमें कहीं ना कहीं वो साथ देते नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, मैं उनका तारुफ भी आपसे कराना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त शैलेंद्र सिंह काकन साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका खैर मकदम है। हमने अपने साथ फिरोज बख्त साहब को भी स्टूडियो में बुलाया है, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और ख़ास तौर से जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो एक जानकार के तौर पे मैं आपको ज़रूर अपने साथ रखता हूं। सर, खैर मकदम है। और हमने अपने साथ रखा है प्रोफेसर विशाल मिश्रा को, तारीख के बहुत बड़े जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताल्लुकात को लेकर, इंटरनेशनल ताल्लुकात को लेकर आलमी सतह पर दुनिया किस तरह से बदल रही है और किस तरह से सियासत दुनिया की बदल रही है, उस पर आपकी काफ़ी बेहतर पकड़ है। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी के पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, कैसे देखते हैं आज की इस मुलाकात को? देखें, सीधे तौर पर देखें तो नारियल पानी पिया, सकाफती प्रोग्राम देखे, दोनों टहलते रहे, दोनों ने मंदिरों के दर्शन किए, ये पहली नजर में नजर आता है। लेकिन इसके पीछे आज इन 7 घंटों में क्या कुछ हो गया होगा, कुछ रोशनी डाल पाएंगे? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं बात की शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि ये इनफॉर्मल मीटिंग है। जब मीटिंग आपकी अनौपचारिक होती है तो आप किसी तय मापदंड के तहत बंधे नहीं होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। और आपके पास पूरा स्कोप होता है कि आप अपने लेवल पर जाकर चीजों को शार्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरा खुला माहौल होता है, आपके पास पूरा
ओपन एंड गेम होता है। ऐसी कोई कंपल्सन नहीं होती है कि जो है मुलाकात के बाद आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देना है या जो चीजें पहले से तैयार हैं उन्हीं के बाउंड्री लाइन में बात करनी है। तो इसलिए इस मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात, आज आप अगर मीटिंग को शुरुआत से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री साहब माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस ड्रेस में गए थे वो साउथ इंडियन ड्रेस में वो गए हैं, और जो वहाँ की पारंपरिक भाषा है उसमें उसको मुंडू ड्रेस बोला जाता है। उसके ठीक विपरीत नॉट विपरीत मतलब उनके जो काउंटर पार्ट हमारे चाइनीज जिनपिंग साहब आए हुए हैं, आप उनका जरा ड्रेस देखिए, वो भी कंप्लीटली इनफॉर्मल ड्रेस है। वो भी मतलब कोई कोट टाई में नहीं है जो कि चाइना का एक ड्रेस कोड हुआ करता है जी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये मीटिंग एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक दो मित्र मिल रहे हैं, फ्रेंडली माहौल में मिल रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर विशाल मिश्रा, और दूसरी बात, यही शी जिनपिंग आने से पहले सुनने में यह आता है, खबर यह है कि पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान को फोन करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते याद रखिएगा चट्टान की तरह मजबूत हैं और हम वहां पर जा जरूर रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं। देखिए, तो इसको हम कैसे देखें? देखिए इमरान भाई, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर कंट्री से अलग अलग तरीके से अलग अलग संबंध होते हैं। पाकिस्तान को जैसा आप कह रहे हैं कि फोन करके ये कहना कि हमारे आपके रिश्ते चट्टान की तरह हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। उसके पीछे को आपको अगर देखना पड़ेगा तो पाकिस्तान वो पहला देश था जिसने जो है क्या कहते हैं चाइना के रिपब्लिक चाइना को की सरकार को मान्यता प्रदान की थी। तो उसके पीछे का इतिहास देखिए आप। तो इसलिए अनडाउटेडली वो पाकिस्तान को बात करेंगे। उनका पाकिस्तान से स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती चली गई। 52 में पाकिस्तान ने चाइना के इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉलिसी ऑफ चाइना की न्यूट्रलिटी कन्वर्ट होती है पार्टनरशिप में, और पहली बार 1950 में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश होता है 1963 में पहली बार। दूसरी बात 1966 में मिलिट्री असिस्टेंस स्टेब्लिश होता है, और तीसरी बात कि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेते हैं 1972 में, और 1979 में जाके उनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टेब्लिश होता है। तो इसके लिए तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ, लेकिन हमारे साथ आज आप देखो ना सर, हमें अपना भी तो देखना है। देखिए ना, आज आप हमें भी तो सर आपने तो पढ़ के बताया उनके ताल्लुकात को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें भी तो चाइना से धोखे पे धोखे मिले हैं। उसकी हिस्ट्री भी आपके पास होगी। हिस्ट्री है, बिल्कुल है, लेकिन देखिए ऐसा है, इतिहास है। हम उस इतिहास को ध्यान में रखकर अपने वर्तमान पर काम करते हैं और फ्यूचर को निर्धारित करते हैं। लेकिन ये रेड लकीर की फकीर मान लेना कि हमारा पुराना इतिहास थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं खट्टादार रहा है तो हमारा फ्यूचर भी खट्टादार होगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। आप एंशिएंट काल की हिस्ट्री को देखें, तो ये जहां मामल्लपुरम में रुके हैं, पल्लव काल से कितने मधुर संबंध रहे। 200 एडी में पहली बार चाइना से इंडिया का व्यापार हुआ करता था। तो आप अगर देखें तो ऐसा नहीं है, कितना प्रॉस्पेरस व्यापार हुआ करता था। आज आप अगर देखें तो चाइना को यह मालूम है कि चाइना और भारत मिलकर दुनिया के लगभग 40%, डाटा कहता है 37% दुनिया की आबादी को मेंटेन करते हैं, और चाइना और इंडिया मिलकर 1150 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमी शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप में। इसीलिए जो 21वीं शताब्दी है उसको एशियन एज सेंचुरी या एशियन एज एरा के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट है, ग्लोबल टाइम्स ने कोट किया है, ठीक है, कि ये एशियन एरा के रूप में होने जा रहा है। तो चाइना को इंडिया की इंपॉर्टेंस पता है और इंडिया को भी चाइना का इंपॉर्टेंस पता है। हाँ, थोड़े बहुत डिस्प्यूट हैं, नेबरहुड में डिस्प्यूट चलते हैं, लेकिन उस डिस्प्यूट के आधार पर बाकी संबंधों को भी अगर हम कैरी ऑन ना करें, बाकी मुद्दों पर भी बात ना करें, तो ये कोई बुद्धिमानी फिरोज बख्श साहब नहीं हो। ठीक है फिरोज बख्श साहब, इसका मतलब यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगर 7वीं सदी का इतिहास चीनी सदर को याद करा दें या करवा पाए या उस दौर के ताल्लुकात को ठीक ढंग से अगर पेश कर पाए होंगे, तो फिर यहां से हम ये माने कि एक नए ताल्लुकात, नए दौर का बाब होने जा रहा है। अगर हम 7वीं सदी में बहुत क्लोज थे और बहुत व्यापार होता था, लोग आते थे जाते थे, खूब तारीफ एक दूसरे की करते थे और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फिर भूल जाए पिछले 60 सालों को। हाँ, देखिए, मैं इमरान साहब आपकी और प्रोफेसर विशाल की गुफ्तगू सुन रहा था, बहुत गौर से सुन रहा था, और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही आप दोनों की। और जो आपने मुझसे सवाल किया है वो भी एक सेंसिटिव सवाल है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँ तस्वीरें जो मैंने आपके चैनल पे देखी जिनपिंग की और मोदी साहब की, तो अंदाजा होता है ऐसे कि आज की तारीख में मोदी साहब जैसा वर्ल्ड लीडर कोई है नहीं। ना तो ओबामा थे, ना ट्रंप हैं, ना ही वजीर आजम ब्रिटेन के हैं,
यानी जो एक केमिस्ट्री बना लेते हैं मोदी जी, जैसे उन्होंने अभी हाल में ट्रम्प को जो है ट्रीट किया, इस तरह से उन्होंने ट्रम्प को ट्रीट किया मानो वो ट्रम्प के उस्ताद हैं और ट्रम्प उनके स्टूडेंट हैं। तो ये एक केमिस्ट्री जो मोदी जी बना लेते हैं, और इसी तरह की केमिस्ट्री मुझे दिखाई दे रही है आज उन्होंने जिनपिंग के साथ जो है गांठी है। बहुत सही तरीके से उन्होंने जिनपिंग को एक दोस्त की तरह लिया है। बहुत सी, देखिए आपके सवाल में मैं इसके दो हिस्सों में जाऊंगा, एक तो पास्ट और एक प्रेजेंट। पास्ट में जैसे अभी फरमा रहे थे विशाल साहब कि हिंद और चीन के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, यू नो, आई मीन इयॉन्स ओल्ड, यानी सेंचुरीज ओल्ड हैं। और हमारा जो बिजनेस है चीन के साथ, पूरी दुनिया के साथ मैं कहना चाहूँगा, और चीन के साथ खास तौर से बहुत पुराना है। ह्यून सांग का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही। ह्यून सांग ने बड़ी तारीफ की थी साउथ इंडिया की, चाहे वहाँ की काकतिया हुकूमत हो या बहमनी किंगडम हो। एक अरसा दराज से, बहुत दिनों से जो है एक हमारी जो है उनसे एक इकोनॉमिक जो है डील चल रही है, हमारा बिजनेस चल रहा है चीन के साथ। अब देखिए इसमें आपने ये कहा कि पिछले 60 साल के हम भूल जाएं, हम पिछले 60 साल भूलने वाले नहीं हैं, ठीक है, वो अपनी जगह है। चीन ने जो हमारे साथ ज्यादती की वो अपनी जगह है। हमारा उसने इतना बड़ा जो हिस्सा है जमीन का वो हथिया लिया, चाहे आप उसको कुछ भी नाम दें, तिब्बत दें, कुछ भी दें, वो अपनी जगह है। लेकिन हिंदुस्तान की खासियत ये है, हिंदुस्तान की खासियत ये है, एक बात कह के बात पूरी करूंगा। मैं आप ही से मुखातिब हूं सर। अरुणाचल को लेकर उनका रवैया हम जानते हैं, 370 हटने के बाद पाकिस्तान का खुलेआम खुलकर के साथ देने वाला यही मुल्क था। हाफिज सईद को बचा रहे हैं वो वहां, लेकिन हालांकि चौथी बार में मसूद अजहर को लेकर के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने को लेकर के आखिर चीन पटरी पर आया। ये भी एक मोदी सरकार की बड़ी सिफारती जो है कामयाबी, इसको हम कह सकते हैं। मसूद अजहर के अलावा उन्होंने हाफिज सईद को भी बचाया है, और जो भी उनके बड़े बड़े नाम हैं, लखवी हो कोई भी हो, वो उनकी बैक पर आए चाइना। उसकी वजह मैं बता दूं, देखिए इसमें दो तरीके से मैं बात कह के बात को मैं मुकम्मल करूंगा। क्या है कि पाकिस्तान को जिस तरह से चीन इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान उसको समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान से कह दिया कि हम तुम्हारी पुष्ट पे हैं, वी आर योर बैकबोन, सही है, वो अलग चीज है। लेकिन साथ ही साथ चीन ये भी समझता है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया का एक बहुत अहम मुल्क है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, लीडर ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है, उस रास्ते पे चल पड़ा है। तो चीन भी हिंदुस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कुछ अरसा पहले चीन ने घुसपैठ की थी डोकलाम में, तो मोदी ने भी चीन को आंखें दिखा दी थी। तो अब चीन को पता चल गया है कि अब हिंदुस्तान से इतना आसान नहीं है पंगा लेना, तो हिंदुस्तान को बराबरी के एतबार से वो अब देख रहा है। और जो केमिस्ट्री मैंने आज देखी है मोदी साहब की जिनपिंग के साथ, वो पहले नहीं थी। जब वो गुजरात में लेके गए थे थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे लगा, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मोदी साहब ने जिनपिंग को शीशे में उतार लिया है। और पिछले 60 साल अपनी जगह हैं, वो जो नाउमीदी वाली बातें हैं मैं उनको फिरोज बख्श साहब के, लेकिन आगे मैं समझता हूँ एक नया दौर हिंदुस्तान और चीन के साथ शुरू होने वाला है। शैलेंद्र सिंह जी, फिरोज साहब के ही शब्दों में मैं कहूंगा कि क्या वजीर आजम मोदी जी ने शी जिनपिंग साहब को शीशे में उतार लिया है? इस बात से दोनों प्रोफेसर साहब की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था इमरान भाई। इसमें ये चीज देखने की जरूरत है कि आज की तारीख में ये जो बदलाव है, इसकी मुख्य वजह है अमेरिका का चाइना का बांह मरोड़ना। और चाइना ने जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि उसकी हर तरफ से चाबी चढ़ाई जा रही है, तो रसिया के साथ इसने युद्ध लड़ा, रसिया से युद्ध हारा था, फिर भी रसिया से एक क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना से अपने को, अमेरिका से अपने को डिफेंड करने के लिए। और साउथ एशिया में खास करके भारत का जो बढ़ता हुआ महत्व है, और भारत की जो जनता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला भी था कि हमारा देश जो है युवा देश है और इसकी जनसंख्या ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसको बाजार के माध्यम से पूरी दुनिया इस नज़र से देखती है जी। और चाइना के लिए हम अपने आप में बहुत बड़े बाजार हैं, और चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट को ऑलरेडी यहाँ के जो दोनों महानुभाव इन्हें पता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आज के परिवेश में संसार में जो चल रहा है घटनाक्रम, उसमें अगर कहीं से भी भारत का साथ चाइना को मिले तो चाइना की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। तो यहाँ पे मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि चाइना को अभी भारत की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत की भारत को चाइना की। क्यों? क्योंकि चाइना की नीति जो रही है वो केवल अपने फायदे के लिए रही है। कभी भी चाइना में, पूरी दुनिया में जहाँ भी उसका व्यापार चल रहा है, वो हमन टोटा पोर्ट बन रहा हो या
चाबहार बन रहा हो या चाहे जो भी बन रहा हो, जहां भी बन रहा हो, उसके अंदर एकमात्र नीति ये है, चाहे मालदीव वाले पोर्ट्स, उसमें एकमात्र ये इनकी नीति रही है कि चाइना उस कंट्री को उपनिवेश के रूप में अपने को डेवलप कर रहा है वहां पर, और वहां की जनता में धीरे धीरे इसकी क्रांति फैल रही है और धीरे धीरे जानकारी फैल रही है जी। तो ये अगर चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई दिल से चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं मजबूरी में, कहीं पैसे की मजबूरी में, कोई और मजबूरी हो, जैसे पाकिस्तान इंडिया की डर से सबसे पहले उसको मान्यता दिया और उसके साथ गए, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, वो सारे समझौते उसके साथ चाइना ने इसलिए, चाइना से पाकिस्तान ने इसलिए किए कि वो इंडिया से उसे डर था। आज की तारीख में जो पुराने संबंधों की दुहाई दी जा रही है, मैं उससे सहमत कदापि नहीं हूं, क्योंकि सबसे पुराने संबंध तो हमारे पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान तो मात्र 47 साल पहले हमसे अलग हुआ है। तो हम 200 एडी पूर्व की बातें करें या पूरे ग्लोबल भारत संसार वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, आज के परिदृश्य में और आर्थिक युग में, सामरिक युग में बातें आजकल जीरो हो गई हैं। आज की तारीख में सब लोगों का ध्यान वहां है कि हमारा व्यापार कहां से चले, हमारी सुरक्षा कहां से हो, हमारी मजबूती कहां से हो, और इन ठोस मुद्दों पर हम सब पूरे संसार के रिलेशन को देखते तो हैं। फिर इसको ऐसे भी तो देखिए ना कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस चीज को समझा है और चीन के साथ में बड़ी पहल कर रही है। ये गैर रस्मी दौरा जिसको हम कह सकते हैं, ये इसकी एक बानगी है। दोनों लीडर दिन भर घूमते रहे, साथ में रहे, हंसते मुस्कुराते, कई तस्वीरें जारी हुई। दुनिया भी तो देख रही है इस चीज को, पड़ोसी भी देख रहा होगा, अमेरिका भी देख रहा होगा, और भी लोग देख रहे होंगे। देखिए मोदी जी की जो तो मोदी है तो मुमकिन है ना। नहीं, मोदी जी ने जो आज चाइनीज प्रधानमंत्री का जो स्वागत किया, वो भारतीय अतिथि देवो भव के परंपरा के अनुसार है, और इसकी जो है हम लोग सराहना करते हैं और तारीफ करते हैं कि भारत का इसमें नाम हुआ है। और इवन ये भी बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मिस्टर ट्रंप या ओबामा का भी जितना स्वागत नहीं हुआ है, उतना शी जिनपिंग का हुआ है। लेकिन शी जिनपिंग या चाइना क्या इसके लायक है, यह जरूर एनालिसिस का विषय होगा, क्योंकि चाउ एन लाई का भी ऐसे ही स्वागत हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और उसके तुरंत बाद युद्ध थोपा गया था। तो चाइनीज काउंटर पार्ट जो है वो कभी भरोसेमंद नहीं है। ये इसी सवाल के साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। इन्होंने नेहरू जी का भी जिक्र कर दिया और कहीं ना कहीं उस धोखे का भी जिक्र कर दिया जिसका पहला सवाल मैंने आपसे किया था। तो क्या हम ये माने कि हालात वही के वही रहेंगे, चाइना में कोई बदलाव नहीं आएगा, या फिर मैं उसी बात को जोड़ता हूं कि आज चीजें इतनी ज्यादा हिंदुस्तान में बदली हैं 2014 के बाद कि मोदी है तो मुमकिन है, जो बात है वो सभी को पटरी पर लाने में बड़ी कारगर साबित होती है, और 370 हटाकर के ये साबित किया गया, या डिमोनेटाइजेशन हो या और भी कई सख्त फैसले हो, ट्रिपल तलाक हो, वो चीजें पहले की तुलना में क्या हम उनसे कहीं ना कहीं तवाजुन या बैठाने की कोशिश कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं? देखिए इमरान भाई, मैं सिंह साहब की एक बात से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जिन्होंने लास्ट में कहा कि नेहरू जी मिले थे और उसके बाद में हमें धोखा मिला। पाकिस्तान से भी तो अटल जी मिले थे, परवेज मुशर्रफ साहब से, उसके बदले भी तो हमें धोखा मिला था। कारगिल की घटना उसके शायद बाद ही हुई थी। तो ये धारणा बना लेना, यही धारणा हमारी यूनिडायमेंशनल अप्रोच को निर्धारित करती है। ये धारणा बना लेना कि आज हम मिल रहे हैं और कल हमारे साथ धोखा होगा, तब तो फिर हम कभी किसी से मिलेंगे ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तो होगी ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पहला आधार ही है कंटिन्यूअस एंगेजमेंट एंड डायलॉग। यह कंटिन्यूअस एंगेजमेंट एंड डायलॉग ही निर्धारित करता है कि आपके रिश्ते भविष्य में क्या होंगे। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अनडाउटेडली आज की जो घटना हुई है, आज की जो ये मुलाकात है चाइना और इकोनॉमी का, इंडिया का, इसका एशिया के लिए मतलब है, इसका लोकल लेवल पे मतलब है, इसका ग्लोबल लेवल पर मतलब है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहमदाबाद में भी झूला झुलाया गया था। शैलेंद्र सिंह जी को जो खदशा है ना, वो नेहरू जी का जिक्र करते हुए, वो अभी अहमदाबाद तो ज्यादा दूर नहीं हुआ है ना। अहमदाबाद की बात भी तो बहुत सारी चीजें प्रोफेसर साहब ने बताई, चाइना ने उसमें हमको पीछे किया, हमारा साथ हुआ था। या अभी 370 पर लेटेस्ट चाइना का रुख क्या है यूएन में या दुनिया में, वो भी हमने देखा। तो झूला तो हम अभी झुला चुके हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है। आज की जो ये मुलाकात है, ये कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से रीएश्योरेंस करने की बात है कि नहीं, जो कुछ हुआ या जो कुछ भी हमने कहा या जो कुछ भी हमारे बीच तलखी थी, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रही हो, चाहे वो 370 को लेकर कुछ बयान दिए गए हों, चाहे वो पाकिस्तान से कोई बात की गई हो, आज की आप जरा
ऑप्टिक्स देखिए, दोनों लोगों के मिलने का जो बॉडी केमिस्ट्री है उसकी आप ऑप्टिक्स देखिए। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में आप कितनी देर मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, ये तमाम सारी बातें निर्धारित होती हैं। तो ये जो आज का ऑप्टिक्स है, ये कहीं ना कहीं ये रीएश्योरेंस दिला रहा है कि जो हमारे बीच की तलखियां हैं उन तलखियों से आगे बढ़कर काम किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इसी साए में रहेंगे कि हमारे साथ धोखा हो जाएगा। हमारे साथ जो मैंने पहले अपने डिबेट में कहा, डिबेट के पहले पार्ट में, कि हमारा इतिहास हमें हमेशा याद दिलाता है कि क्या घटनाएं हुई हैं। तो फिर शैलेंद्र जी, फिर ये माने क्या कि अगर शी जिनपिंग को 370 से दिक्कत होती तो फिर आज दोनों लीडर महाबलीपुरम में इस तरह से बैठे नहीं होते? 370 को लेकर उनका जो रुख है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी दिक्कत होती तो दोनों लीडर, हमारी तरफ से भी फिर वो सख्ती होती ना। आज इस तरह से दोनों लीडर बैठे नहीं होते। नहीं इमरान भाई, इस मामले में ऐसा है कि जब भी एक इसको फिर इंडिया और भारत का जो अभी तक परंपरा रहा है या दुनिया में परंपरा है प्राय अतिथि के साथ, और जैसा कि शुरुआत ही इस शब्द से हुआ कि ये मीटिंग अनौपचारिक है, तो कोई किसी के घर अगर जाता है, कोई किसी देश का नेता जाता है, और इतना खास करके चाइना तो अब महाशक्ति बनने के कतार में है, तो इतने बड़े नेता का किसी देश में आना अनौपचारिक मीटिंग, और उसके लिए फिर आपको समय देना, उसके चाहे हो सकता है नीतिगत बहुत सारे मुद्दों पे आपका विरोध हो, लेकिन उसको अपना गेस्चर तो ऐसा देना ही होता है कि आप महान हैं और आप अतिथि हैं और आप देवता हैं। तो वो चीजें मोदी साहब यहाँ कर रहे हैं, लेकिन धारा 370 पे कहाँ चाइना ने अपना बयान बदल दिया है, और पाकिस्तान के साथ हाफिज सईद पे कहाँ उसने कोई बयान बदल दिया है। आज सच्चाई, जैसा कि पहले पार्ट में ही मैंने बोला, कि आज भारत चाइना की जरूरत बना है, और आज की जैसे परसों 40 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया अमेरिका ने, और क्लियर अमेरिका ये कह रहा है कि उनकी कंपनियों को यहाँ से बंद करके अपने दुकान ले जाइए। नॉट ओनली दैट, उसके यहाँ जो शेयर बाजार में लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनकी लिस्टिंग तक को उनका कैंसिल करने के लिए आदेश किया हुआ है। तो इतनी बड़ी प्रेशर में है चाइना, और इसलिए उसे अमेरिका का इंडिया का साथ चाहिए। तो इसको अब आगे देखने वाले दिनों में देखने की बात होगी कि मोदी जी उसकी इस मजबूरी का कहां तक अपने देश के फायदे के लिए फायदा उठा पाते हैं, या फिर वैसा ही होगा जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि झूला हमने झुलाया और डोकलाम में जाकर के उन्होंने आंखें तरेरी। तो ये दोनों देखने का समय है, इतिहास और भविष्य बताएगा। यहाँ पे इमरान भाई मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। डोकलाम तो हुआ, लेकिन आप ये उम्मीद कर सकते हैं ग्लोबल लीडर के एरेना वाले लीडर से ही कि डोकलाम के बाद ही चाइना में बैठकर मोदी जी ने 2 दिन की इनफॉर्मल मीटिंग की, जो कि वुहान समिट के नाम से जाना जाता है, और उस वुहान समिट का आउटकम देखिए जरा आप। उस वुहान समिट के आउटकम के बाद से लेके आज तक एक भी गोली नहीं चली है। गोली तो उस समय भी डोकलाम में भी नहीं चली थी, लेकिन फिर डोकलाम में अभी 73 दिन का 73 दिन का स्टैंड ऑफ था, और इसके पहले लद्दाख में अभी 73 दिन का स्टैंड ऑफ था। मैं तो बता रहा हूं, उसके बाद में दोनों लोगों ने बाकायदा बैठ के मिलिट्री स्ट्रेटेजिक गाइडेंस तैयार किया कि जो कुछ भी बातें होंगी वो इसी के मद्देनजर होंगी, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडिया पे ये पड़ा और चाइना के रिश्तों पर ये पड़ा कि जो हमारा ट्रेड डिफिसिट लगातार चाइना के साथ बढ़ रहा था और 63 बिलियन डॉलर हम टच कर गए थे, वो 10 बिलियन डॉलर 2018-19 में घटकर अब 53 बिलियन डॉलर हो गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर 17 बिलियन को टच कर गया। तीसरी बात, उसी इनफॉर्मल मीटिंग के बाद, वुहान की मीटिंग के बाद, चाइना ने भारत में 8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और 2 लाख जॉब क्रिएट हुए हैं, ऐसा रिकॉर्डेड है, ये कोई कहने की बात नहीं है। और इसी के मद्देनजर चाइना ने इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जेनरिक ड्रग को अपने मार्केट में अलाउ किया है। तो उसका आउटकम भी तो हमको दिख रहा है। तो ये लगातार कहना कि यूएस ने उनको अनलिस्टेड कर दिया इसलिए चाइना हमारी तरफ मुड़ा है, ऐसा नहीं है। चाइना और भारत के रिश्ते इस उभरते हुए 21वीं शताब्दी में, जैसा कि मैंने पहले कहा, यही एक भ्रम था वेस्टर्न कंट्रीज में। भ्रम यह था कि कभी इंडिया चाइना एक नहीं होंगे, और जब ये एक नहीं होंगे तो जो दोनों इमर्जिंग हैं वो कभी मिलकर एक एशियन पावर नहीं बन सकते। उसको धुंधलाते हुए, उसको झुठलाते हुए उस दिशा में ये बढ़ता हुआ ये पहला कदम है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल क्लियर कट। प्रोफेसर साहब, दुनिया को जो भ्रम था वो तो दूर होता दिख रहा है कि कहीं हम भ्रम में तो नहीं है कि हमें फिर बाद में फिर उल्टा ये पड़ जाए कि ये तो गलत कर गए हम और आगे चल के हमारी मुसीबत और बढ़ जाए, क्योंकि चाइना को लेकर के बहुत सारी चीजें अभी भी क्लियर नहीं है और उनका रुख हमें लेकर के खासतौर से बहुत सारे मामलों में बहुत सख्त है और वो उसी
इसी राह पर चलते हैं। जो पोर्ट बन रहा है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान के साथ, वो भी जगजाहिर है, उसमें हम कहाँ हैं ये भी हमें पता है, और वो हो जाने से और कितना चाइना कहाँ तक पहुंच जाएगा ये भी हम जानते हैं, वहां पर हमारी हालत क्या हो जाएगी वो भी हमें समझना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी चर्चा की और जरूरत है।